नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया था, तो इस बार हम लोग इसका देखेंगे और नारीश्वर का देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का, जयप्रकाश जी का ख़त्म हो चुका था, तो इसका क्वेश्चन आंसर पिछली वीडियो में आवाज़ कट हो चुकी थी क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से। तो आशा करती हूँ कि आप लोग फ्रेश शब्द में लिखा हुआ था तो आप लोग उसको कैचअप कर लेंगे, क्योंकि आवाज़ तो प्रॉब्लम की वजह से कट हो चुकी थी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। इसका नहीं होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न बचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए, अपना जो है वहाँ पे पक्ष रखना है। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं आंसर। लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उस पर ध्यान ही नहीं रखता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा, और न सिंदूर वालियों की को ही ये इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। इस आधार पर लेखक के मन में यह व्यास होता है कि अगर कौखों को सभा में यदि संघी के वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं बचता। यहाँ पे जो है कुंती और गांधारी के बीच अगर ये झगड़ा हुई होती तो महाभारत पैदा नहीं होती और ना ही इतनी रामायणे महाभारतें रची जाती। तो इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या साथ करता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से है, आज इसकी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधार अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। और नारीश्वर की कल्पना में नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज दिखाई न देता। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में कम आएगी, इधर पुरुष भी नारी के गुणों को अपनाने से घबराता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हो गया है और इस विभाजन के रेखा को उल्लंघने में पुरुष और स्त्री दोनों को भी लगता है। तो यहाँ पे जो है लिखा गया है कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कोई भी बनाया गया है तो उसमें से किसी की गुण खराब नहीं होती है। अगर आप चाहो तो एक पुरुष बन सकती हो, अगर आप चाहो तो एक स्त्री भी बन सकती हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि घर के काम सिर्फ औरत ही किया करती हैं, क्यों जेंट्स नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? पुरुष क्यों नहीं कर सकते? वो ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ क्या होता है, बोलते हैं कि रसोई में सिर्फ महिलाएं ही जाती है, नहीं, पुरुष क्यों नहीं जाते हैं? पुरुष को भी तो एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना चाहिए। पुरुष को भी एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कभी ज़रूरत पड़ जाए उसको 2 रोटी बनाकर खाने में, तो उसको सोचना ना पड़े कि हाँ भाई कोई महिला को लाएं तभी रोटी बनाएं। अरे हम खुद में वो गुण रखें कि हम खुद से बनाकर खा लें। और यहाँ पे स्त्री को लिया गया है, तो स्त्री वैसी ना हो कि पुरुष नहीं है तो 2 रुपये के लिए हमें पुरुष की आस लगी रहे कि हाँ वो आएगा तो मुझे पैसा देगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए कि मैं 2 पैसे खुद के लिए कमा सकूं,
खुद मैं 2 रुपये ला सकूं घर में। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है। तो ये वीडियो यहाँ पे ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 3 नंबर का। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से है। रविंद्रनाथ के अनुसार नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कृति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। प्रसाद के अनुसार ईरा वह नारी है जिसमें पुरुष के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। प्रेमचंद्र जी के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। दिनकर जी की इन लोग के विचार से असंतुष्ट है, क्योंकि उनका विचार है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। तो ये इनका जो विचार था वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल गंदे और गलत सोच वाले विचार थे। पता नहीं उनके हिसाब से सही होगा, लेकिन वैसा नहीं है। अक्सर हम लोग के समाज में भी ऐसा माना जाता है कि नारी अगर पुरुष की रूप ले ले तो अच्छी नहीं बोली जाती है, उसे पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, सही नहीं है। वो भी वही सोच के बोले होंगे, लेकिन फिर भी अगर नारी आत्मनिर्भर नहीं होगी तो वो अपना अच्छा जीवन कैसे जिएगी। वो हमेशा एक पुरुष पे ही निर्भर रहेगी। तो ऐसा नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब उनके हिसाब से हो सकती है। तो इसका आंसर 3 नंबर का जो है सो इस प्रकार से है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पर चलना ही प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है, तथा गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग निवृत्त मार्ग कहलाता है। कितना अच्छा एक क्वेश्चन मिला मेरे को, उतने सारे क्वेश्चन आंसर में यही एक बहुत अच्छा मिला। गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना और उसके सही मार्ग पर चलना ही प्रवृत्ति मार्ग कहलाती है, तथा गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाती है। तो इस प्रकार से हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है जो, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध जो थे वो आनंद से क्या बोले। तो आइए इसका आंसर हम लोग इसका आंसर जो है सो इस प्रकार से है। बुद्ध ने आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन आंसर 5 का कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।